हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या मैं बताने वाला हूं वह मैं नहीं बताऊंगा। कुछ देखते हैं, ठीक है, कुछ देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या देखते हैं। ठीक है ना, चलो सुनते हैं। अर्थमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? अरे भाई, ये तो सभी जानते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट होता है। ओ बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक मीन तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो भाई, अर्थमेटिक मीन बच्चों आप जानते हो। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। एज्यूम करो 3 स्टूडेंट्स हैं एबीसी। 3 स्टूडेंट्स हैं एबीसी। ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे हैं और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स 100 में ये स्टूडेंट्स मार्क्स पा रहे हैं। ये पहला स्टूडेंट मार्क्स पा रहा है 60, 50, 40। दूसरा स्टूडेंट मार्क्स पा रहा है 65 आउट ऑफ 100, 65, 50, 35। तीसरा स्टूडेंट मार्क्स पा रहा है 70, 45, 35। फिर स्टोरी सुनते हैं क्या है। भाई 3 स्टूडेंट्स थे एबीसी और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे थे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन तीनों स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स 100 में मार्क्स ये आ जाते हैं। कॉलेज के पास कल एक ही सीट है। कॉलेज किस एक का सिलेक्शन करे और क्यों करे? कॉलेज के पास कल एक ही सीट है। कॉलेज किसका सिलेक्शन करे और क्यों करे, समझते हैं। सबसे पहले कॉलेज ने क्या किया होगा? इस सबसे पहले कॉलेज ने इन तीनों का टोटल किया होगा। ए का टोटल कितना आया? 150। बी का टोटल कितना आया? 150। सी का टोटल कितना आया? चेक कर लो, 150। तीनों का एवरेज निकाला गया। ए का एवरेज 50, बी का एवरेज 50, सी का एवरेज 50। भाई इस बेस पर अगर कॉलेज ने किसी एक का सिलेक्शन कर लिया तो रिमेनिंग दो जो बाहर होंगे कॉलेज के ऊपर केस कर देंगे कि जी मेरे भी उतने ही मार्क्स थे, मेरा भी एवरेज उतना ही आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कॉलेज के पास कंफ्यूजन है कि जिस अर्थमेटिक मीन को हम सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, जिस बेस पर सिलेक्शन अभी तक हो रहा था, अर्थमेटिक मीन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली या अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंगली अब हम सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया कॉलेज ने, जरा समझते हैं इसे। कॉलेज को क्या लगा? अर्थमेटिक मीन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो कॉलेज ने इन तीनों सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया। कॉलेज ने कहा कि जी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस 3, फिजिक्स का 2, केमिस्ट्री का 1। जब ऑब्जेक्ट्स के अनइक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं तो बच्चों वहां वेटेड मीन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? वेटेड मीन। और जब ऑब्जेक्ट्स के इक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं तो वहां अर्थमेटिक मीन लगाया जाता है। यह डिफरेंस है अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन में। और वेटेड मीन केवल हम इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक मीन से सॉल्व नहीं हो पाते। अगर अर्थमेटिक मीन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होता तो शायद हमें वेटेड मीन पढ़ना ही नहीं पड़ता। भाई क्यों पढ़ते? सॉल्यूशन मिल गया, बात खत्म हो गई। इस वेटेड मीन की इन्वेंशन ही इसीलिए हुई कि हम ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसका सॉल्यूशन अर्थमेटिक मीन से नहीं पा रहे हैं, वेटेड मीन लगाकर हम उसका आंसर फाइंड करें। लेकिन अब हमें यह सीख लेना चाहिए कि हम लगाएंगे कब? जब बच्चों ऑब्जेक्ट्स का अनइक्वल इंपॉर्टेंस हो। 3 to 1 वेटेड मीन, 2 to 2 अर्थमेटिक मीन। इक्वल इंपॉर्टेंस अर्थमेटिक मीन लगाओगे। 2 to 1 वेटेड मीन, 1 to 3 वेटेड मीन, 3 3 3 अर्थमेटिक मीन, 3 3 1 वेटेड मीन। जब ऑब्जेक्ट्स के अनइक्वल इंपॉर्टेंस, वेटेड मीन, इक्वल इंपॉर्टेंस, अर्थमेटिक मीन। यह डिफरेंस करने का तरीका है। और अभी जैसा मैंने कहा, स्टैट्स में हर एक टॉपिक की कैलकुलेशन बच्चों हम तीनों सीरीज में करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। क्योंकि ये वेटेड मीन इंडिपेंडेंट कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन तीनों सीरीज में ना करके
डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका सीख लेते हैं। बात क्लियर हो गई ना? वेटेड मीन इंडिपेंडेंट कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका तीनों सीरीज में तो नहीं सीखते हैं। हां, डायरेक्ट वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो तरीका सीख लेते हैं, जिससे हम ऐसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर सके जो अब तक हम नहीं कर पा रहे थे। चलो जी सुनते हैं। हम वेटेड मीन को बच्चों डिनोट किया जाता है x बार w से। पहले फार्मूला देखते हैं क्या है। चलो आप सभी इसे डिक्टेट कर दो। इफ x1 x2 x3, if x1 x2 x3 and so on, xn are variables and their importance ब्रैकेट में आप लिख लोगे वेट्स आर W1, W2, W3 and so on Wn, then weighted mean x bar W is defined as x bar W equals to x1 W1, ये फार्मूला है, प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस एंड सो ऑन xn Wn डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस एंड सो ऑन Wn। वेटेड मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला बता दिया गया, लेकिन अगर आप इस फार्मूले के न्यूमरेटर को देखें तो वेरिएबल वेट्स और बहुत सारे हैं। ये जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को एडिशन फॉर्म में लिखा जाना होता है, तो हम डायरेक्ट इसे सिग्मा के साथ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस और वेट्स का एडिशन हो रहा है n टर्म्स तक। हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया सिग्मा एक्स डब्ल्यू। ऑब्जर्वेशंस और वेट्स जहां तक भी दिए जाएंगे, सिग्मा की मीनिंग यही होती है, सिग्मा मीनिंग एल्जेब्रिक सम, ये जहां तक भी दिए जाएंगे सभी को हम यूज करके ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाई वेट्स में भी हमने देखा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस एंड सो ऑन Wn, बहुत सारे वेट्स का एडिशन हो रहा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा W। तो वेटेड मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली हमें यह मिला। तो वेटेड मीन को हमें जब भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, हम इसी फार्मूले से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये बीच में जो थे ये एक्सप्लेनेशन था कि ये बनता कैसे है, ये आया कैसे। चलो, बात थी एबीसी में से किसका सिलेक्शन होना चाहिए। हम इसी आंसर को सर्च कर रहे थे, हमें पता ये चला कि इसमें वेटेड मीन लगा देना चाहिए। तो अब कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए, फॉर ए एक्स डब्ल्यू, एक्स वेरिएबल में ऑब्जर्वेशंस क्या लिए जा रहे हैं, 60, 50, 40। वेट्स क्या हैं, 3 to 1। ऑब्जर्वेशंस की मीनिंग मार्क्स, एक्स डब्ल्यू 180, 100, 40। सिग्मा एक्स डब्ल्यू सभी चेक कर लें, सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा 6 और सिग्मा एक्स डब्ल्यू कितना आ जाएगा 320। और एक्स बार डब्ल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ए के लिए तो 320 डिवाइडेड बाई 6, जिसका आंसर होगा 53.33। एक बार चेक कर लो, जो एवरेज पहले 50 हुआ करता था, इन इंपॉर्टेंस के बेस पर आ गया 53.33। लेकिन बी और सी की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर फाइनली ये डिसाइड करेंगे या कॉलेज ये डिसाइड करेगी कि किसका सिलेक्शन होना चाहिए। फॉर बी में अगर हम बात करें एक्स और डब्ल्यू की, तो एक्स 65, 50, 35,
वेट्स हैं 3 to 1, XW 65 into 3 195, एक बार चेक कर लो, 3 5 15 और 3 6 18, 119, ठीक है, 135। सिग्मा XW की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 और 330, और अगर सिग्मा W की बात की जाए तो यह आ जाएगा 6। X बार W फॉर B, तो 330 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 और 6 5 मीनिंग 55। जो एवरेज पहले B का 50 हुआ करता था, अब इन इंपॉर्टेंस के बेस पर 55 आया। सेम अप्रोच C के लिए भी लगाएंगे। XW, X वेरिएबल में ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे 70 45 35, और वेट्स जिसे इंपॉर्टेंस कहते हैं वह 3 to 1 है, तो XW कैलकुलेट जब आप करोगे तो क्या मिलेगा? 210, 90 और 35। सिग्मा XW की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा 335। एक बार जरा चेक कर लो, 335, और सिग्मा W की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, 3 to 1 का एडिशन। X बार W फॉर C 335 डिवाइडेड बाई 6, और ये आता है 55 पॉइंट, जरा चेक करना आप सभी, 55.8 आ जाएगा, 83 या 81 इस तरह से कुछ आएगा। जरा चेक करके बताओ किसका सिलेक्शन होना चाहिए, और इस सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ना ही कॉलेज को सिलेक्शन करने में, ना ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि इन इंपॉर्टेंस के बेस पर सी का ही सिलेक्शन होना चाहिए, और यह जेन्युइन रीजन भी है। अब इसमें ए और बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, ये तो रहा एक्सप्लेनेशन, ये तो रहा एक्सप्लेनेशन। मान लो क्वेश्चन यही था और हमसे पूछा गया किस एक का सिलेक्शन होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो जनरली जिस ऑब्जेक्ट का सबसे अधिक इंपॉर्टेंस होता है, उसमें जिसके सबसे अधिक मार्क्स होते हैं, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का सबसे अधिक इंपॉर्टेंस होता है, उसमें जिसके सबसे अधिक मार्क्स होते हैं, जनरली उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स का 3, और उसमें सबसे अधिक मार्क्स सी के, सी का सिलेक्शन होना चाहिए। चेक करके देख लो, सी का ही सिलेक्शन हो। अगर ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंस 3 to 1 ही है, और यहां 65 के जगह पर मान लो 70 आ जाए, तो अब बी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट इंपॉर्टेंस के बेस पर तो 70 हो गए, सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस में 50 बी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए अब बी का सिलेक्शन हो जाएगा। और मान लो बी का भी इक्वल हो गया, सी अब पूछा जाए, सी के भी इक्वल करके पूछ लिया जाए, तो भाई साहब अब कैलकुलेट नहीं करके देख लोगे क्या? कैलकुलेशन करने का तरीका तो मैंने पहले ही बता दिया। कभी कभी ये कंफ्यूजन होती है कि हमें ये पता चल जाता है ए तो बाहर ही है, बी सी में कोई कंफ्यूजन है तो भाई बी सी की कैलकुलेशन करके चेक कर लो। कैलकुलेशन करने का तरीका तो सीख लिया, तो जहां भी कंफ्यूज हो चेक कर लो। अदरवाइज जनरली यही होता है कि जिस सब्जेक्ट में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस होता है, जिस ऑब्जेक्ट का, उसमें सबसे अधिक वैल्यू जिसकी होती है, उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये तो बात हुई सिलेक्शन की। वेटेड बीन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट निकला। आप अपना ही रिजल्ट बता सकते हो। रिजल्ट, पेपर्स जो उसने दिए हैं वह 4 दिए हैं, मान लो 4 पेपर्स उसने दिए हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम मार्क्स 100 में उस स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मान लो फर्स्ट पेपर में मान लो 85 आ गए, सेकेंड पेपर में मान लो 90 आ गए, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है।
थर्ड में मान लो 60 आ जाता है और फोर्थ में मान लो 70 आ जाता है, हमने राउंड फिगर में ले लिया है। चलो अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 3 आर डबल एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। क्या मैंने कहा? द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 3 आर डबल एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। इंपॉर्टेंस कहा जाए या वेट्स कहा जाए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहां वेट्स लिखा है। क्या कहा मैंने? द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 एंड 3 आर डबल। इसकी मीनिंग, अगर हम सेकेंड पेपर को 1 कर दें और फोर्थ को भी 1 कर दें तो जो फर्स्ट और थर्ड का इंपॉर्टेंस है वह 2-2 हो जाएगा। अगर सेकेंड और फोर्थ को 2-2 कर दिया जाए तो फर्स्ट और थर्ड 4-4 हो जाएंगे। 1 लेकर ही चलते हैं, डबल तो अभी भी शो हो जा रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ का इंपॉर्टेंस 1-1, फर्स्ट और थर्ड का 2-2। हमसे कहा गया फाइंड मीन। क्या कहा गया? फाइंड मीन। हमसे ये कहीं इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया फाइंड वेटेड मीन। बच्चों समझना हमें है कि क्या लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? क्या अर्थमेटिक मीन? नहीं। क्या वेटेड मीन? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब हमने जो देखा इनके इंपॉर्टेंस को, तो वो इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। जब इक्वल इंपॉर्टेंस की बात होती है तो अर्थमेटिक मीन लगाते हैं और जब अनइक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं तो वहां वेटेड मीन लगाते हैं। तो अब हम ये श्योर हो गए कि इस क्वेश्चन में हमें वेटेड मीन लगाना चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार इसी स्टेटमेंट में कंफ्यूज करते हैं कि हमें कहां अर्थमेटिक मीन लगाना चाहिए, कहां वेटेड मीन लगाना चाहिए। तो अब मार्क्स को हमने लिख दिया x क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन है। वेट्स में हमने लिख दिया w क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है जो अनइक्वल है। विदाउट पेन पेपर बच्चों आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करके इसको दिखाना हो तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम यहां लिखेंगे XW 85 इंटू 2, 80 इंटू 2 160 और 170 हो गया 5 इंटू 2। ये हो गया 90, ये हो गया 120, ये हो गया 70। और सिग्मा W की वैल्यू की अगर हम बात करें, ये हुआ 6, और सिग्मा XW की अगर बात की जाए तो ये हुआ 0, 7 और 9। एक बार जरा चेक कर लो, 450 ही है क्या? चलो 450 होगा। 7 2 9 9 9 18, 18 और 7 25, 25 5 2 2 2 4। ठीक है, चलो जी। तो अब अगर हम XW की बात करें जो वेटेड मीन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, तो 450 डिवाइडेड बाय 6 यही आपका आंसर होगा जो भी आ जाएगा। अगर हम चेक कर लें तो 6 7 42, 3 5 75 यह है। तो बच्चों जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन होती है कि अर्थमेटिक मीन वेटेड मीन में हमें पता कैसे चले कि हम लगाएं क्या। अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, जब ऑब्जेक्ट्स के इक्वल इंपॉर्टेंस अर्थमेटिक मीन, अनइक्वल इंपॉर्टेंस वेटेड मीन। आई होप अब ऐसे समझने में, वेटेड मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।